अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे सेट 1 में मिल जाए चाहे सेट 2 में मिल जाए। बट ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ये तो आपको एग्ज़ाम में हर हाल में करके ही जाना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं हेल्थ एंड वेलनेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको एकदम श्योर बता दूं कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12 क्वेश्चन। अब इन 12 क्वेश्चन में से ही आपका एग्जाम का पेपर बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो ये पहला क्वेश्चन है, आइए इसका आंसर देख लें। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। Health is very important aspect of human life. A person cannot live happy and productive life without good health. Health does not mean that a person is free from disease. It also means person is physically fit, mentally stable and socially well adjusted. यहाँ मेन पॉइंट ये है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों से छुटकारा नहीं होता है। इसका मतलब होता है पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए और सोशली वेल एडजस्टेड भी होना चाहिए। साथ ही साथ उसे डिजीज से फ्री होना चाहिए। अब आइए देख लें आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, आप इसे भी लिख सकते हो, ये पॉइंट लिखना जरूरी है। डेफिनेशन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए देख लेते हैं ऐसे फैक्टर जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल फैक्टर। सबसे पहला क्या आता है? फिजिकल फैक्टर मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप रहते हो। तो फिजिकल फैक्टर जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं वो है आपका अनहाइजेनिक कंडीशन, जैसे कि पल्यूशन या फिर बैड ड्रिंकिंग वाटर। तो आइए एक बार रीड ही कर लें। The environment in which person lives play important role in health. Clean air, safe drinking water and proper sanitation help in maintaining good health. On other hand, pollution and unhygienic condition may cause diseases. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली फिजिकल हेल्थ में बताना है कि गुड हाइजीन और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो हेल्थ को प्रमोट करता है, जबकि अनहाइजेनिक कंडीशन और बैड वाटर हेल्थ को ख़राब करता है। अब देखते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो कि आपको हेरिडिटी या जेनेटिक से मिले हो, जिनसे आपको डिजीज होने का चांस है। इनमें से एक एग्जांपल है डायबिटीज़। ये इसे रीड कर लिया जाए। बायोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड हेरिडिटी एंड जेनेटिक कंडीशन। सम डिजीज सच एज डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम कैन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। दिस फैक्टर्स आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। अब नेक्स्ट फैक्टर देख ले जो कि है लाइफ स्टाइल। अगर आपका लाइफ स्टाइल अनहेल्दी होगा तो आपको डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। मीन्स unhealthy habits such as smoking, alcohol and consumption, eating junk food can lead to serious health problem. उसी की जगह पे balanced diet, regular exercise and proper sleep promotes good health condition. अब नेक्स्ट पॉइंट पे चल जाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट, जो कि बताता है आपके फ्रेंड फैमिली और कम्युनिटी के बारे में। अगर आपका फ्रेंड फैमिली और कम्युनिटी अच्छा होगा तो आपको पीसफुल होगा, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा और मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है एस्पेक्ट एक्सेस टू फूड, हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशन। पीपल विथ लो इनकम ऑफर सफर फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। हेल्थ केयर सर्विसेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है कि हेल्थ इज कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड इन्वायरमेंट टू अचीव गुड हेल्थ। आइए एक बार इसे वापस देख लें। तो बेसिकली हमने सबसे पहले किया है हेल्थ को डिफाइन किया। हेल्थ क्या है? तो हेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप डिजीज से फ्री हो। हेल्थ का मतलब होता है कि आप फिजिकली फिट हो, मेंटली स्टेबल हो और सोशली वेल एडजस्टेड हो। अब उन फैक्टर्स को देख ले जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट गंदा होगा तो आपका बीमार पड़ने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स ऐसे कुछ फैक्टर जैसे हेरिडिटी, जिससे डिजीज पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पास हो जाता है। इनमें इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगला आता है लाइफस्टाइल फैक्टर। मीन्स अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आप हेल्दी रहोगे, अगर लाइफस्टाइल बुरा है तो आप अनहेल्दी होने या आपको डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है। जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब ना डिजीज़ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एनवायरनमेंट। मीन्स आपका सोशल सर्कल जितना बढ़िया होगा आप उतना पीसफुल रहोगे और मेंटली हेल्दी रहोगे। लास्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। मीन्स अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है तो आपको हेल्थ केयर का प्रॉपर एक्सेस मिलेगा, जिसके कारण आप बीमारियों से बच सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक्सप्लेन हेल्थ कंडीशन और हेल्थ स्टेटस इन झारखंड। मीन्स झारखंड में हम लोग को हेल्थ का स्टेटस बताना है। तो मैं अगर बेसिक टर्म्स में बोलूँ तो इसमें आंसर होगा कि झारखंड का हेल्थ स्टेटस ना काफ़ी अच्छा नहीं है। बाकी डेवलप स्टेट्स के कंपैरिजन में झारखंड का
झारखंड का हेल्थ स्टेटस काफ़ी पुअर है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। वैसे हम लोग का हेल्थ स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, बट हम लोग स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आइए देख लेता हूँ सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। झारखंड इज वन ऑफ डेवलपिंग स्टेट ऑफ इंडिया। द स्टेट हैज़ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन in many rural areas. The health status of Jharkhand has improved over the year, but it still faces several challenges. सबसे पहले ये है कि झारखंड इज़ वन ऑफ डेवलपिंग स्टेट। ये डेवलपिंग स्टेट है, इसके पास लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि रूरल एरिया में। हेल्थ कंडीशन ऑफ हैज़ झारखंड इम्प्रूव ओवर द ईयर, बट अभी भी इट फेसेस चैलेंजेस। आइए देख लें मेजर हेल्थ इंडिकेटर। सबसे पहले आता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इसका मतलब होता है जो छोटे शिशु की हत्या हो जाती है या वो मर जाते हैं, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जितना कम होगा, हेल्थ हेल्थ उस स्टेट का उतना अच्छा होगा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जितना कम होगा, हेल्थ उस स्टेट का उतना अच्छा होगा। अब ये देख लें, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन झारखंड इज रिलेटिवली हाई एज कम्पेयर टू डेवलप्ड स्टेट्स। पुअर अवेयरनेस अमंग पीपल इज ऑल्सो मेजर रीजन। अब ये देखिए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट झारखंड में ज़्यादा है। उसी तरह अगर बात करें मैटरनल हेल्थ की, मीन्स माओ की तबीयत की, तो ये भी झारखंड में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि many women do not receive proper care during pregnancy and childbirth. This lead to higher maternal mortality rate. अगला प्रॉब्लम है झारखंड में मेल न्यूट्रिशन। यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। कुछ के डाइट में प्रोटीन कम रह जा रहा है, तो कुछ के डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम रह जा रहा है, जिनसे वो बीमार बने रह रहे हैं। Malnutrition is serious problem in Jharkhand. Many children and women suffer from undernutrition. Poverty and lack of proper diet is main cause of this issue. अगला इंडिकेटर है कम्युनिकेबल डिजीज़। झारखंड में कम्युनिकेबल डिजीज़ आज भी काफ़ी फास्ट फैलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज सच एज मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायरिया आर कॉमन इन झारखंड ड्यू टू पुअर सैनिटेशन एंड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो झारखंड में अभी वैसा कोई खास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। अर्बन में इलाके में अर्बन एरिया है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। बट आइए गवर्नमेंट के एफर्ट्स को देख लें जो गवर्नमेंट ने लगाया झारखंड में हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। पहला आता है नेशनल हेल्थ मिशन। दिस प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एंड रिमोट एरिया। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आपको पता है कि गांव में वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम आर कंडक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डिजीज। अगला आता है न्यूट्रिशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट में न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है ताकि मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म किया जा सके। इनका एक अच्छा एग्जाम्पल है मिड डे मील, जो स्कूल में दिया जाता है। अवेयरनेस कैंपेन, गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया ताकि लोग जागरूक हो सके हाइजीन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में और हेल्थ केयर के बारे में। चैलेंजेस, तो मेजर चैलेंजेस हेल्थ केयर का झारखंड में यही है कि पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, इलिटरेसी है और लैक ऑफ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में हेल्थ केयर का भी शॉर्टेज है। आइए कंक्लूजन निकाल लें। द हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ झारखंड इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। जैसा मैंने बताया था, बेहतर हो रहा है, बट अभी भी काफ़ी चैलेंजेस है। बट मैनी चैलेंजेस स्टिल रिमेन। बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ कंडीशन ऑफ स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हेल्थ स्टेटस इन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ स्टेटस इन झारखंड की जगह पे हेल्थ स्टेटस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हेल्थ स्टेटस इन इंडिया। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख ले। जैसे झारखंड में मैंने बताया था कि उतना भी अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, बट इम्प्रूव हो रहा है, उसी तरह इंडिया में भी हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रहा है। इंडिया में भी हेल्थ केयर का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रहा है। तो आइए इंट्रोडक्शन पढ़ ले। इंडिया इज अ लार्ज एंड डेवलपिंग कंट्री विथ ह्यूज पॉपुलेशन। द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिया हैज इम्प्रूव्ड significantly after independence, but there are many problems that need attention. मेजर हेल्थ इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इंडिया में ना कुछ समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना बहुत बढ़ी है, जो एक बहुत बड़ा रिलीफ का इंडिकेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज़ इंक्रीज ओवर द ईयर ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड अवेयरनेस। पीपल आर नाउ लिविंग लॉन्गर लाइफ एज कम्पेयर टू पास्ट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो कि इंडिया में घटा है, ये भी एक गुड कंडीशन है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्रीज, बट इट स्टिल इन हाई सम रूरल एंड पुअर एरियाज। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ये भी इंडिया में घटा है, बट रूरल एरिया में अभी भी ये बना हुआ ही है। डिजीज बर्डन, इंडिया faces a double burden of disease, communicable disease such as tuberculosis, malaria. At the same time, non-communicable disease such as diabetes and heart disease are rapidly increases. बस इंडिया में डिजीज बर्डन तो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि मलेरिया अभी भी हमारे
समाज में है और एक नया बीमारी भी शुरू हो चुका है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आप सबको पता होगा कि डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेल न्यूट्रिशन मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। मेल न्यूट्रिशन इज सीरियस प्रॉब्लम स्पेशली अमंग चिल्ड्रन। एट द सेम टाइम ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग इन अर्बन एरिया ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसका ये मतलब है गाँव के बच्चों को अच्छा से खाना नहीं मिल रहा है, जबकि शहर में ओबेसिटी एक प्रॉब्लम बन रखी है। हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर ले इंडिया में, तो इंडिया में दो हेल्थ केयर सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, बट दे आर ऑफन ओवर क्राउडेड एंड लैक प्रॉपर फैसिलिटी। अक्सर उनमें ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है और उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होता। इसके विपरीत आते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर जो कि बेटर सर्विस देते हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव एंड नॉट अफोर्डेबल बाय एवरीवन। अब आइए हेल्थ को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को समझ लिया जाए। पहला इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत, जिसमें हम लोग को पता है कि गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज मिल सकेगा। द स्कीम प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिली। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। द मेन एम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज टू क्लीन इंडिया एंड मेक इंडियंस अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। नेशनल हेल्थ मिशन improves द हेल्थ केयर अक्रॉस द कंट्री। चैलेंजेस इंडिया में मेन चैलेंज क्या है हेल्थ केयर का ना? पॉपुलेशन ग्रोथ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कंक्लूजन ये है कि धीरे धीरे इंडिया का हेल्थ में स्टेटस बेहतर हो रहा है, लेकिन हम लोग और एफर्ट लगा के इसे और भी बेहतर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज मीनिंग ऑफ योगा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ योगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा देख लेते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा। योगा इज ए एंशियंट सिस्टम in physical and mental practice that originated in India many thousand years ago. The word yoga comes from Sanskrit word use. ये एक आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाएगा। The word yoga comes from a Sanskrit word use, which means to join or unite. The aim of yoga is to create a balance between body, mind, soul. It helps person to live healthy and peaceful, disciplined life. अब इसका साइंस वाला डेफिनेशन देख ले। योगा कैन बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस that include physical exercises, breathing techniques, and meditation to improve overall health and well-being. It not only form of exercise but also a way of living. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये मतलब है कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योगा जीवन जीने का तरीका है। योगा का मतलब होता है फिजिकल एक्सरसाइजेज जिसमें हम लोग ब्रीथिंग टेक्निक जोड़ देते हैं ताकि हम लोग का ज़िंदगी बेहतर हो सके, हम लोग मेडिटेट कर सके और बीमार कम पड़ सके। आइए देख लेते हैं टाइप ऑफ योगा। सबसे पहले आता है हथा योगा। सबसे पहले क्या आता है? हथा योगा। अब हथा योगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ योगा है। इसका फोकस होता है फिजिकल पोस्चर में। ये आपका इंप्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बॉडी बैलेंस। दूसरा आता है राजा योगा। राजा योगा का मेन फोकस होता है मेडिटेशन पे और कंट्रोल ऑफ माइंड पे। तीसरा आता है कर्मा योगा। कर्मा योगा जो है इट प्रमोट सेल्फनेस, सर्विस एंड डेडिकेशन। अगला है भक्ति योगा। भक्ति योगा प्रमोट करता है डिवोशन। फिर है जना योगा। जना योगा प्रमोट करता है नॉलेज को। जना योगा किसको प्रमोट करता है? नॉलेज को। ये टाइप्स ऑफ योगा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा है ये काफ़ी ज़रूरी है। पहला पॉइंट है इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। हम सबको पता है योगा इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ क्योंकि ये इम्प्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और पोस्चर को। दूसरा इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। इसका कारण ये होगा कि योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस। अब योगा स्ट्रेस को घटाता है जिसके कारण हम लोग का मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। इम्प्रूव ब्रीदिंग। योगा इंक्लूड ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट इम्प्रूव लंग्स कैपेसिटी। डेवलप डिसिप्लिन। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। इनहांस कॉन्सेंट्रेशन। ये तो हमको समझ में आ रहा है कि योगा इंप्रूव फोकस, मेमोरी एंड मेंटल क्लियरिटी। अब आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि योगा जो है वो हेल्दी फॉर्म ऑफ लाइफ है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं और ये अच्छा जीवन जीने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है मीनिंग। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब ये जरा आप ये स्टार मार्क कर लो क्योंकि आपको एग्जाम में दिखने को मिलने वाला है। ये एकदम 100% चांस है कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाए। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। फिजिकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। इट हेल्प्स पर्सन टू रिमेन फिजिकली फिट एंड मेंटली एक्टिव। इसका ये मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है जो कि हम लोग को ना फिजिकली फिट रहने में काफ़ी हेल्प करता है और मेंटली एक्टिव रहने में भी। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन देख ले। फिजिकल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़।
It is not limited to sports and games only. It include exercises, physical fitness and health education. ये सिर्फ खेल कूद तक सीमित नहीं है, ये हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करता है, फिजिकल फिटनेस पे फोकस करता है और ये एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड करता है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव समझ ले फिजिकल एजुकेशन का कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन काम क्या है। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, इसका भी वही है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडोरेंस। अगला है मेंटल डेवलपमेंट। अब हम लोग को पता है कि फिजिकल फिटनेस जो है इंप्रूव कंसंट्रेशन करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, जिससे मेंटल डेवलपमेंट हो पाता है। सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि जब हम लोग कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो वहाँ पे टीम वर्क का डेवलपमेंट होता है। अब टीम वर्क जो है हम लोग का सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इट टीचेस टीम वर्क, कॉपरेशन एंड लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। इमोशनल डेवलपमेंट, it help in controlling emotion, developing self-confidence, it reduce anxiety and tension. Importance of physical education देख ले, promotes healthy lifestyle, जी हाँ, develop skill। अब ये ना हम लोग को स्किल्स भी सिखाता है, जैसे स्पोर्ट्स स्किल, उसमें भी वेरियस स्किल्स आ जाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, सोशल बॉन्डिंग, बिल्ड डिसिप्लिन, इट टीचेस रूल्स, फेयर प्ले एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, improve personality. Physical education contribute to overall personality of person. Conclusion, physical education is essential for overall growth of individual. It helps in maintaining a healthy body and sound mind. It prepare a person for active and disciplined life. अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को भी आप जरा ध्यान से देख ले। एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, या एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मैं श्योर हूँ कि 100% चांस लेता हूँ कि ये भी आपको देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। आइए इंट्रोडक्शन समझ ले कि आखिर न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अब मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट देख ले जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको मिलेगा व्हीट, राइस, ब्रेड, पोटैटो में। दूसरा आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन को एक बार ध्यान से समझेंगे। प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर, प्रोटीन ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू के लिए भी एसेंशियल है। दे हेल्प इन बिल्डिंग मसल एंड मेंटेनिंग बॉडी स्ट्रक्चर। अब ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन है वो है पल्स, एग, मिल्क, फिश एंड मीट। अगला आता है फैट्स। अब फैट्स जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर मैं बताऊं तो फैट्स एनर्जी का रिजर्व है। हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन। ऐसे फूड जो कि फैट में रिच है वो है बटर, ऑयल, घी एंड नट्स। अगला आता है वाइटामिन। वाइटामिन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। वाइटामिन प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अब आपको वाइटामिन किस में मिलेगा, वाइटामिन आपको मिलेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल में। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है मिनरल। मिनरल आर इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस फंक्शन सच एज बोन फॉर्मेशन, ब्लड प्रोडक्शन एंड नर्व फंक्शन। कैल्शियम एंड आयरन आर कॉमन मिनरल। अब आपको मिनरल मिलेगा ग्रीन वेजिटेबल में, फ्रूट में और मिल्क में। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है और टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ इट हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पिरामिड। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पिरामिड। तो अपने बचपन में ये फूड पिरामिड देख के रखा होगा, मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेस में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। बेस में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल मिलेंगे सेकंड लेयर पे। थर्ड लेयर पे आपको मिलेगा प्रोटीन और एकदम टॉप लेवल पे मिलेगा फैट्स। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर देना, आपको इसके फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। फूड pyramid is visual guide that help people to understand how to eat balanced and healthy diet. It shows different type of food and quantity which should be consumed. अब देखो, अब जब फूड पिरामिड देखोगे तो सबसे नीचे वाला है कार्बोहाइड्रेट में, सबको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना है, फिर उसके बाद आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल खाना है, फिर प्रोटीन खाना है और सबसे कम खाना है फैट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए एक्सप्लेन कर दूँ। बेस लेयर, द बेस लेयर ऑफ इंक्लूड cereals such as rice, wheat, bread and grain. Basically carbohydrate, they should be consumed in large amount because they provide energy to body. Next है second level. Second level include fruit and vegetable. A person should eat plenty of fruit and vegetable. फ्रूट और वेजिटेबल को आपको बता देना है कि ये लोग विटामिन और मिनरल में रिच होते हैं। थर्ड लेवल इंक्लूड प्रोटीन। प्रोटीन जो मैंने पहले ही करवा रखा है, हेल्प इन बॉडी ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर।
फिर आपको एग्जाम्पल लिख देना है किस में प्रोटीन मिलेगा। टॉप लेवल पे आपके आते हैं फैट्स, ऑयल एंड शुगर। दिस शुड बी कंज्यूम्ड इन स्मॉल अमाउंट बिकॉज एक्सेसिव इनटेक कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम। अब आइए फूड पिरामिड का इंपॉर्टेंस समझ ले। सबसे पहले ये बैलेंस डाइट को प्रमोट करता है। दूसरा, प्रमोट्स हेल्दी ईटिंग हैबिट, फोकस ऑन मोर न्यूट्रिशन फूड देन अवॉइड अनहेल्दी फूड। ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट पे फोकस करता है रेदर देन अनहेल्दी फूड को। प्रिवेंट डिजीजेस, फॉलोइंग फूड पिरामिड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज सच एज ओबेसिटी एंड हार्ट प्रॉब्लम। कंक्लूजन ये है कि फूड पिरामिड इज अ सिंपल एंड यूजफुल टूल फॉर प्लानिंग हेल्दी डाइट। इट हेल्प पीपल टू मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट एक ऐसा थाली होता है जिसमें आपको सारे चीज़ मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल और प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, इसी थाली को बोलते हैं बैलेंस डाइट। इंट्रोडक्शन देख लें। बैलेंस डाइट एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शन। इट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट। मीनिंग समझ ले कि आखिर बैलेंस डाइट है क्या। विटामिन, मिनरल एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब बेसिकली आपको वही न्यूट्रिएंट्स एक्सप्लेन करने हैं जो मैंने ऊपर वीडियो में करके रखा है। पहला आता है एनर्जी गिविंग फूड, इसके जगह में आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट फूड्स, एनर्जी, डेली एक्टिविटी, आपको समझ में आया होगा। दूसरा है प्रोटीन, जिसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाएगा। प्रोटेक्टिव फूड जैसे विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन फूड। लास्ट में आता है वाटर एंड फाइबर। वाटर हेल्प इन डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवर, फाइबर हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन। इंपॉर्टेंस समझ लें। मेंटेन गुड हेल्थ, सपोर्ट ग्रोथ, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, इंप्रूव एनर्जी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड। एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड। तो अब हम सबको पता है ना कि जंक फूड ऐसा खाना होता है जिसमें कम न्यूट्रिएंट्स होता है और ज़्यादा कैलोरीज होता है। जंक फूड रेफर्स टू द फूड दैट इज हाई इन कैलोरीज, शुगर, सॉल्ट एंड अनहेल्दी फैट्स बट लो इन न्यूट्रिशन वैल्यू। एग्जाम्पल जंक फूड इंक्लूड बर्गर, पिज्जा, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड पैकेज स्नैक्स। अब हार्मफुल इफेक्ट की बात किया तो चलिए हार्मफुल इफेक्ट देख लेते हैं। कॉजेज ओबेसिटी मीन्स जंक फूड मोटापा को बढ़ाता है। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड लीड्स टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैलोरीज। द बॉडी स्टोर्स एक्स्ट्रा कैलोरीज एज फैट्स विच लीड्स टू वेट गेन एंड ओबेसिटी। दूसरा है लीड्स टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। एज वी नो जंक फूड लैक्स न्यूट्रिशन, एज रिजल्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी टेक्स प्लेस। अब हम सबको पता है कि जंक फूड में न्यूट्रिशन कम होता है, जिसके कारण हम लोग को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। जंक फूड कंटेन हाई लेवल ऑफ अनहेल्दी फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल दैट प्रमोट्स हार्ट डिजीजेस। कॉजेज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। अब हम सबको पता है कि जंक फूड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी करता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन। अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। Eating too much junk food can affect brain functioning. It leads to poor concentration and mood swings. Increased risk of diabetes. As we know कि जंक फूड में हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है। जंक फूड कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ शुगर। एक्सेस sugar intake can increase blood sugar, lead to diabetes over time. Weakens immune system. Lack of proper nutrition weakens immune system over the time. Conclusion: junk food may be tasty, but it is harmful to health when consumed regularly. A person should limit junk food intake and prefer healthy and nutritious food for better life and disease-free life. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग। अब मैं आपको बता दूं कि ये भी 100% श्योर है, ये भी एकदम 100% श्योर है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे सेट 1 में ये आपको देखने को मिल जाए, चाहे सेट 2 में आपको देखने को मिल जाए, बट ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए कर लेते हैं इसको। सबसे पहले, अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग आर हार्मफुल हैबिट, दे नेगेटिवली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। मैनी people consume alcohol and smoke cigarette for pleasure due to peer pressure, but these habits can lead to serious health problem. तो बेसिकली आपको ये हार्मफुल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। सबसे पहले आता है डैमेज द लिवर। सबसे पहले क्या आता है? डैमेज लिवर। अल्कोहल अफेक्ट्स द लिवर, कैन लीड टू डिजीज सच एज फैटी लिवर, लिवर कैरोसिस। इन लॉन्ग टर्म कैन परमानेंटली डैमेज द लिवर। दूसरा है अफेक्ट ब्रेन फंक्शन। अफेक्ट ब्रेन फंक्शन। अल्कोहल स्लोज डाउन ब्रेन एक्टिविटीज, it affect thinking and memory. Causes heart problem. Excessive alcohol consumption increase blood pressure that can lead to heart disease.
weakens immune system. Alcohol reduces body's ability to fight infection, which weakens immune system. Next question, next part इसका है harmful effect of smoking. अब smoking का सबसे पहला तो इफेक्ट ये होगा causes lung disease. Smoking damages lungs and cause disease such as bronchitis, lung cancer. Increase risks of cancer. Smoking is one of the main reason of the cancer. Affect heart health. Smoking increases risk of heart attack and stroke by damaging blood vessel. Causes breathing problem. अब lungs ही damage हो गया तो breathing problem तो होना ही. Smoking makes breathing difficult and reduces lungs capacity. Harms other. Smoking not only affects smoker but also harms people around them. Passive smoking. अगर कोई यहाँ पे सिगरेट पी रहा है तो ये सिगरेट जो है सिर्फ उसी को हार्म नहीं करने वाला है, ये जो आसपास लोग खड़े हैं, आसपास ये जो लोग खड़े हैं इनको भी ये हार्म करेगा, ये सिगरेट इनको भी हार्म करेगा। और इस टर्म का नाम है पैसिव स्मोकिंग। क्या नाम है? पैसिव स्मोकिंग। कंक्लूजन देख ले, अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग हैव सीरियस हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। दे कैन डैमेज इंपॉर्टेंट ऑर्गन, रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये देखिए, ये जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन करा रखा है, एक्सप्लेन सब कॉमन सिम्टम डिजीज, जनरल सोल्यूशन एप्लीकेबल टू मोस्ट डिजीज, ये आपको बेसिकली कुछ ऐसा दिखने मिलेगा जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा मलेरिया, एक्सप्लेन मलेरिया, और शॉर्ट नोट ऑन मलेरिया, या लिखा होगा डायबिटीज, या फिर लिखा होगा हार्ट डिजीज। अब देखिए डिजीज़ बहुत तरह का बस में दिया हुआ है, कम से कम 10 डिजीज़ दिया हुआ है, जैसे ओबिसिटी, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2, हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर, लिवर कॉरस। अब आप उतना सारा एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते, तो मैंने क्या किया है, अब जैसे आया मलेरिया ना, कि मलेरिया मच्छर से होता है, आपको ऊपर लिखना है कि मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो, इट अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू इट अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। डायबिटीज़ आए तो ये भी आपको लिख देना है कि डायबिटीज़ इज इंक्रीज ऑफ शुगर इन ब्लड, इट अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट डिजीज़ आए तो लिख देना हार्ट डिजीज़ रिलेटेड टू हार्ट, इट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब मेन जो आपको करना है वो ये करना है, कॉमन सिम्टम्स को आपको काट देना है, आपको लिखना है सिम्टम ऑफ डिजीज़। अभी जैसे मैं मान लो कि मैं लिख रहा हूँ मलेरिया का, किसका लिख रहा हूँ? मलेरिया का। अब सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले फीवर। Fever is one of the most common symptom of the disease. It occurs when body temperature rises above normal. Pain. Pain can cause in different parts such as head, stomach, muscle और joint. दूसरा है fatigue. Fatigue का मतलब होता है थकान. Fatigue means feeling tired or weakness without too much physical activities. अगला है cough and cold, जो कि सब डिजीज़ का ऑलमोस्ट कॉमन है. लूज ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख का ना लगना. पर्सन सफरिंग फ्रॉम, यहाँ डिजीज़ का नाम लिख देना. ऑफन फील डज नॉट लाइक ईटिंग. नॉसिया एंड वॉमिटिंग भी कॉमन सिम्टम है। अब अगला देख लेते हैं कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, आखिर ये डिजीज़ हुआ कैसे। तो ये बात ध्यान रखना कि डिजीज़ का एक मेन कारण लिख देना, जैसे अगर कोई हार्ट डिजीज़ होगा तो आप लिख देना वहाँ पे ऊपर अल्कोहल लिख देना, ठीक। अगर मलेरिया होगा तो मॉस्किटो बाइट लिख देना। अब कुछ कारण जो कि सब डिजीज़ होने का है, सबसे पहले पुअर हाइजीन, लैक ऑफ क्लीनलीनेस। दूसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, अनसेफ लिविंग कंडीशन। चौथा है जेनेटिक फैक्टर, हो सकता है ये जेनेटिकली इनहेरिटेड हो पेरेंट्स से। अब प्रिवेंशन या फिर जनरल सोल्यूशन लिख दिया जाए इसका लास्ट में, मेंटेनिंग हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करना, ईट बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, टाइमली मेडिकल केयर और वैक्सीनेशन। लास्ट में आप कंक्लूजन, जो डिजीज़ होगा आप वो कंक्लूजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मैं एक्स्ट्रा टिप यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, राइट द रूल ऑफ क्रिकेट, राइट द रूल ऑफ क्रिकेट, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको क्रिकेट कैसे खेलते हो ना वो रूल लिखना होता है, या राइट द रूल ऑफ बैडमिंटन, ये भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, आगे भी ऐसा ही वीडियोस आता रहेगा। और मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।